नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की तरफ से फोड़े गए एक और बम की। तेजस्वी यादव के ऐलान से घबराई नीतीश सरकार की। जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या है प्लान। विधानसभा चुनावों से पहले क्यों बीजेपी और जेडीयू में बढ़ता जा रहा है टकराव। देखेंगे बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गडकरी के बयान को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। खजुराहो मंदिर विवाद पर सीजेआई गवई ने दी सफाई, बोले मैं सभी धर्मों का करता हूं सम्मान। पूर्व सपा सांसद आजम खान को मिली जमानत, क्वालिटी बार मामले में मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बीजेपी के महिला सम्मान वाले दावे की खुली पोल, केरल से पार्टी सांसद सुरेश गोपी ने बुजुर्ग महिला से किया दुर्व्यवहार, बोले ज्यादा बात मत करो, मैं देश का मंत्री हूं। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 320 अंकों की बढ़त के साथ 83,013 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 93 अंकों की बढ़त के साथ 25,423 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले तीखे होते जा रहे हैं और अब तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम भी दे दिया है। राहुल ने वोट चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो जानकारी अब चुनाव आयोग से मांगी जा रही है उसका वो खुलासा करे, वोट चोरों को बचाने की कोशिश ना करे। वैसे कांग्रेस नेता ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही वोट चोरी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया, लेकिन ये भी कह दिया कि हाइड्रोजन बम का आना अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है। राहुल ने ये भी बता दिया कि इस बार उन्होंने जो खुलासा किया है उसके बारे में जानकारी चुनाव आयोग से ही मिली है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you. करीब 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में राहुल ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आलंद सीट की बात करते हुए कहा कि किसी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने मंच पर उन लोगों को पेश किया जिनके वोट डिलीट किए गए। ये भी दावा किया कि महज 36 सेकंड के भीतर 2 फॉर्म भर दिए गए। इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और ये काम सुबह 4:07 पर होता है। वोटों की हेराफेरी उन बूथों पर की गई जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। राहुल ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीआईडी ने पूछा कि वो आईपी एड्रेस दिए जाएं जहां ये फॉर्म भरे गए। इसके अलावा डिवाइस की लोकेशन और ओटीपी ट्रेल भी दी जाए। इस बारे में भी कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिला है। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई। आयोग ने राहुल के सभी आरोपों को हर बार की तरह खारिज कर दिया, लेकिन राहुल ने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि आयोग से जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब आयोग दे। राहुल ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दे दिया है। राहुल ने जो खुलासा किया उसके बाद बीजेपी भी चिंता में दिख रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के समर्थन में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सवाल आयोग पर उठ रहे हैं, जवाब बीजेपी क्यों दे रही है, जबकि राहुल ने बीजेपी का नाम तक नहीं लिया। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब राहुल के अल्टीमेटम से चुनाव आयोग के साथ बीजेपी के अंदर भी चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी ने भी सभी को नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसने एनडीए की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दावों और वादों का दौर चल पड़ा है। दोनों तरफ से तमाम तरह के ऐलान किए जा रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी है। अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी ने ऐलान किया कि इस बार के चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के हर एक युवा को नौकरी दी जाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी, जिस छात्र छात्राओं के पास डिग्री होगा, जिन नौजवानों के पास डिग्री होगा, तेजस्वी उसको तो हर खाली हाथ बैठने नहीं देगा। हर हाथ जिसके पास भी डिग्री होगा, हर हाथ नौकरी और काम तेजस्वी बुलाने का काम करेगा। तेजस्वी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में बढ़ता अपराध और भ्रष्टाचार राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसे खत्म किया जाएगा।
इन सब के बीच तेजस्वी के सभी को रोजगार वाले वादे को काफी बड़ा और अहम माना जा रहा है। इसे लेकर अब आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने लिखा, तेजस्वी यादव सभी युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार 2 साल के लिए 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का प्रलोभन दे रहे हैं। नीतीश जी की सोच में ही खोट है। नीतीश सरकार की घोषणा में ही नौकरी रोजगार देने में असमर्थता की स्वीकारोक्ति है। तेजस्वी के इस दावे और आरजेडी के इस हमले ने रोजगार के मुद्दे को इस चुनाव में काफी अहम बना दिया है, जिससे राज्य की एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी का ये वादा उसे इस चुनाव में कितना फायदा पहुंचा पाता है। तो साथ ही एनडीए की तरफ से इस वादे पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार अधिकार यात्रा को मिल रहे समर्थन ने चुनाव के रुझान भी बता दिए हैं, तो उसे और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी ने 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के पटना में मौजूद होने का असर विधानसभा चुनाव पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि CWC की बैठक के 1 सप्ताह बाद ही बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि CWC की बैठक से बिहार में भी वैसा ही माहौल तैयार होगा जैसा तेलंगाना में देखा गया। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले CWC की बैठक हुई थी। पार्टी ने इस दौरान एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया था, जिसे रोकने की कोशिश उस समय की BRS सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन BRS की कोशिशें फेल साबित हुई थी और कांग्रेस की रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया और तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस ने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। ऐसा ही असर अब बिहार में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक को राज्य में अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई में उनके साथ है। इस बीच प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। वैसे अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है, जो सीटें उसके खाते में तय मानी जा रही हैं। कांग्रेस की तैयारियों से साफ है कि इस बार वो बिहार में पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना चुकी है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन तेजी से मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं एनडीए के अंदर टकराव बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह में बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे। नड्डा से तो नीतीश ने मुलाकात से ही इनकार कर दिया। शाह से मुलाकात की, लेकिन सीटों पर बात नहीं बन पाई और 20 मिनट में ही नीतीश वापस लौट गए। तो क्यों एनडीए में नहीं सुलझ पा रहा पेच, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रहा संग्राम गहराता जा रहा है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे के वक्त सीएम नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात न होने को लेकर ये अटकलें तेज हो गई थी कि नीतीश सीट बंटवारे में हो रही देरी से नाराज है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने तुरंत कदम उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पटना भेजा, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक होटल में मुलाकात की। ये मुलाकात एनडीए में सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत अहम मानी जा रही थी, लेकिन जानकारों की माने तो अभी भी जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी ना तो जेडीयू को ज्यादा सीट देने को तैयार दिखाई दे रही है और न ही नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है, जिसके चलते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की थी। वैसे इस खींचतान में सिर्फ 2 ही पार्टियां नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग ने खुद को नमक बताकर ये इशारा दे दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनके पास महागठबंधन में जाने का विकल्प भी खुला है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तो साफ कह दिया है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी खींचतान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर जल्द ही इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि अमित शाह की मुलाकात से क्या कोई ठोस रास्ता निकलता है या ये खींचतान चुनाव से पहले एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी करती है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो बीजेपी के अंदर भी अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। जेपी नड्डा 2.5 साल से ज्यादा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और अब जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे बीजेपी हाईकमान ही सवालों में फंस गया है।
देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं और अब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक हालिया बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। एक कार्यक्रम में जब नितिन गडकरी से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी और आरएसएस के साथ संबंधों में कथित तनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपका सवाल तो सही है, लेकिन आपने गलत आदमी से पूछ लिया। इसका जवाब तो जेपी नड्डा दे सकते हैं। गडकरी के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर अंदरूनी असहमति और संवाद की कमी बनी हुई है, जबकि पीएम मोदी ने हाल ही में आरएसएस की तारीफ की थी और मोहन भागवत के जन्मदिन पर लंबा चौड़ा लेख भी लिखा था, लेकिन इस पर भागवत की तरफ से सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह स्थिति बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक न होने के संकेतों को मजबूत करती है। बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान की कई वजहें बताई जा रही हैं। एक तरफ चर्चा ये है कि क्या नितिन गडकरी खुद एक बार फिर से इस पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। उनके बयान को इस तरह भी देखा जा रहा है कि वो पार्टी के अंदरूनी मामलों में अपनी असहमति को एक खास तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी और संघ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि गडकरी का जवाब हल्का फुल्का नहीं था, बल्कि ये एक गहरा संकेत था कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में संवाद की कमी है। अगर ऐसी ही स्थिति बरकरार रही तो इससे आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर टकराव थमता नहीं दिखाई दे रहा, तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी टकराव नहीं थम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन मुस्लिम संगठनों की कई मांगे नहीं मानी गई हैं, जिसके चलते अब उन्होंने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ पहले ही काफी विरोध देखा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिन प्रावधानों को लेकर खास तौर पर विरोध जताया गया, ऐसे कई प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद इस कानून का विरोध नहीं थमा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब उसने एक बार फिर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। AIMPLB ने घोषणा की कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हम दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 सितंबर को धरना और गिरफ्तारी देंगे। मुसलमानों से अपील है कि 26 सितंबर को सभी मुसलमान अपने ऑफिस और दुकानों को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बंद रखें। वक्फ संशोधन कानून हमें मंजूर नहीं का बोर्ड लगाएं। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान राज्यों के गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे। AIMPLB की तरफ से यह भी कहा गया कि बोर्ड वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करेगा। हालांकि इस मार्च के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई, यानी एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलने वाला है। AIMPLB के इस ऐलान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। गौरतलब है कि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे वक्फ संशोधन एक्ट पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई। ऐसे में अब देखना होगा कि AIMPLB का ये ऐलान क्या कोई बदलाव लेकर आएगा। मुस्लिम संगठन एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं भारत के लिए एक बड़ी चिंता वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य समझौता हुआ है, तो कैसे ये समझौता बढ़ा रहा है भारत की चिंता, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत के साथ 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को चीन और तुर्की से हथियारों की मदद तो मिली, लेकिन भारत का सामना करने के लिए ये पर्याप्त साबित नहीं हुई। इसके बाद से ही पाकिस्तान मुस्लिम देशों का NATO जैसा संगठन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसे इस काम में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जरूर सैन्य समझौता कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, उसमें दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। तो वहीं हिंदुस्तान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सरकार इससे जुड़े भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का अध्ययन करेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सैन्य गठबंधन भारत को देखते हुए ही बनाया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
बीजेपी का एक खास तरीका है कि जो भी प्रयोग वो करती है और अगर उसमें सफल हो जाती है तो उसको वो दूसरी जगह भी करती है। ये काम यहाँ पर इस बार बीजेपी ने नहीं बल्कि उनके साथी नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया है। उन्होंने बेरोजगार ग्रेजुएट जो युवा हैं उनको 1000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने की पेशकश की है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 1200 रुपये लाडली बहना को दी जाती है, तो यहाँ पर लाडले भैया हो जाएंगे। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होगा। फिलहाल तो नीतीश बाबू बेरोजगारी भत्ता देने से ही जब काम चल रहा है तो रोजगार देने की फिर जरूरत ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।